2 साल का इंतजार फाइनली अब खत्म हो चुका है। भारत की सबसे बड़ी और पहली डिपॉजिटरी कंपनी एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का आईपीओ कल लाइव होने वाला है। वैसे जिसे एनएसडीएल के बारे में नहीं पता उन्हें मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा। 1980 से लेकर 1990 के टाइम पर जब स्टॉक मार्केट के अंदर पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था, एफआईएस और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ने और फटने लग गया था और पेपर वर्क के अंदर बहुत सारी चोरी होने लग गई थी, स्कैम होने लग गए थे और बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स भी खोने लग गए थे। तो पेपर वर्क में इतनी सारी परेशानी आने के बाद एनएसडीएल 1996 में आया और वहां पर डिपॉजिटरी की सर्विसेज प्रोवाइड करी इलेक्ट्रॉनिक वे में और सारा का सारा पेपर वर्क कंप्यूटर के अंदर डिजिटलाइजेशन किया गया, जिसकी वजह से एक्सेस करना भी बहुत इजी हो जाता था और जितना भी सेटलमेंट के अंदर 14 से 15 दिन लगते थे वो भी 1 से 2 दिन के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस बिजनेस के अंदर डीप डाइव करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी के कोर फंक्शंस क्या है एनएसडीएल के बिजनेस के। सेकंड पॉइंट के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि हाउ एनएसडीएल मेक्स मनी, कैसे पैसा कमाती है एनएसडीएल। थर्ड पॉइंट के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि अगर आईपीओ आ रहा है तो ऑफर फॉर सेल ही क्यों लाया गया, क्यों इसके अंदर फ्रेश इशू नहीं है और अगर ऑफर फॉर सेल है तो कौन कौन से प्रमोटर इसके स्टेक बेच रहे हैं, सारा एक एक रुपए का हिसाब देने वाला हूं इस पॉइंट के अंदर। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल की वैल्यूएशन को भी कंपेयर करेंगे, किसकी वैल्यूएशन बेहतर दिख रही है, कौन आगे है और कौन पीछे रह जाता है, इसको भी हम डिटेल वाइज कंपेयर कर रहे होंगे। एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम आईपीओ की और कंपनी की रिस्क और स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे होंगे कि किस तरीके से एनएसडीएल वीक दिख रही है या स्ट्रेंथ वाली कंपनी दिख रही है हमें। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इस कोर फंक्शन के पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ओनरशिप रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसफर्स। जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज आप ओन करते हो, जितना भी उनको ट्रांसफर करना पड़ता है, सेटलमेंट करना पड़ता है, वो इसका सबसे पहला कोर बिजनेस के अंदर कोर फंक्शनलिटी निकल कर आती है। सेकंड फंक्शनलिटी के अंदर एसेट्स की सेफ कीपिंग का इसका सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि एनएसडीएल के अंदर बड़े बड़े एचएनआई कैटेगरी के, म्यूचुअल फंड कैटेगरी के और ये साथ ही साथ अपनी एक पेमेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो इतना बड़ा डेटाबेस को भी संभालना पड़ता है, इतना भी आपके एसेट्स है उन्हें सेफ रखना इसके सबसे बड़ी कोर फंक्शनलिटी निकल कर आती है। थर्ड कोर फंक्शन के अगर हम बारे में बात करें तो बहुत सिंपल ही निकल कर आता है कि ट्रांजैक्शन का डिटेल्स रखना, सर्विसेज प्रोवाइड करनी और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी कंपनी देती है। वो क्या क्या है चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन डिटेल्स के अंदर देखें तो अगर हमने आज एक शेयर को खरीदा है तो उस शेयर को पेपर वर्क में लेकर कंप्यूटराइज करना यानी कि डिजिटलाइज करना, उसके बाद हमारे एक अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में उसे स्टोर करके रखना, जब हमें उसे बेचना है तो उस इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट से निकालकर उसे बेचना, ये सारा काम कौन करता है, यहाँ पर एनएसडीएल करती है। यहाँ पर अब इस बिजनेस की फोर्थ फंक्शनलिटी ये निकल कर आती है कंपनी बियॉन्ड डिपॉजिटरीज भी क्या क्या काम कर रही है। कंपनी बियॉन्ड डिपॉजिटरी टेक फील्ड के अंदर और फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड के अंदर काम कर रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड के अंदर क्या हो गया, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, साथ साथ म्यूचुअल फंड को मैनेज करना, ये सारे काम कंपनी कर ही रही है। और टेक के अंदर भी आधार कार्ड से इनेबलिंग करना पेमेंट को, ये काम करती कंपनी, ई केवाईसी कर रही है कंपनी और साथ ही साथ यहाँ पर इनके माइक्रो एटीएम्स भी निकल कर आते हैं। तो ये सारी कंपनी ये एक्स्ट्रा भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के पॉइंट के ऊपर कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, हाउ एनएसडीएल मेक मनी। बिजनेस सबसे पहली जगह से पैसा कमाता है वो है इसकी एनुअल फीस। जितने भी एसेट्स अंडर कस्टडी में आ रहे हैं इसके, जितने भी एसेट्स को मैनेज कर रही है कंपनी, जितना भी ट्रांजैक्शन के, यहाँ पर फोर्थ फीस निकल कर आती है रजिस्ट्रेशन की, लास्ट फीस निकल कर आती है कंपनी की यहाँ पर सॉफ्टवेयर की भी और लाइसेंस की भी और कम्युनिकेशन फीस भी। तो एक नजर हम एनएसडीएल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर डालें तो रेवेन्यू कंपनी का काफी अच्छा बढ़ता जा रहा है, 500 से 1000 करोड़ का हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका पेट मार्जिन भी काफी अच्छा है और यहाँ पर इसको मेरे को सबसे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि ईबिटा मार्जिन एवरेज 50% का निकल कर आता है। तो सूखा मार्जिन इतना ज्यादा निकल रहा है और इसका पेट मार्जिन अगर आप देखोगे तो 22% का निकलता है। कंपनी का आरओई रिटर्न भी काफी अच्छा है और साथ साथ ईपीएस भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है हर साल। तो यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है एनएसडीएल। अब हम यहाँ से हमारे इस वीडियो के थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि व्हाई ओएफएस इन दिस आईपीओ। जैसा कि हमने बात करी कि एनएसडीएल का आईपीओ कल से लाइव होने वाला है। 4011 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल का आईपीओ रहने वाला है। 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये खुला रहने वाला है और इसकी जो भी प्राइस बैंड है 750-800 रुपए के बीच में कितने शेयर मिलने वाले हैं मैं डिस्क्रिप्शन में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो डाल ही दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर हम मेन बात करते हैं कि ऑफर फॉर सेल के अंदर कौन से प्रमोटर बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं। इस कंपनी के मेनली 5 प्रमोटर बड़े बड़े इसके स्टेक्स को सेल कर रहे हैं। सबसे पहले निकल कर आता है आईडीबीआई, सेकंड नंबर पर एचडीएफसी, थर्ड नंबर पर एसबीआई, एनएसई और साथ ही साथ यहाँ पर यूनियन बैंक भी यहाँ पर इसके स्टेक को सेल कर रही है। सबसे पहले तो जैसा कि सीडीएसएल का कॉम्पिटिटर जिसको बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर विजिबिलिटी मिलती है, इस तरीके की विजिबिलिटी के लिए इस आईपीओ को लाया जा रहा है।
दूसरा चीज ऑफर फॉर सेल इसलिए रखा जा रहा है कि सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर यह चीज निकल कर आती है कि अगर प्रमोटर्स के पास 15% से ज्यादा स्टेक है तो उन्हें ये स्टेक बेचना होगा और हर एक प्रमोटर सिर्फ 15% का ही स्टेक को अपने पास रख सकता है। अब यहां से हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फोर्थ पॉइंट के ऊपर, एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल। बहुत बड़ी जंग छिड़ी रहती है कि कौन सा आईपीओ और कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी क्या वैल्यूएशन मांग रही है। चलो हम एक एक कर बात करते हैं। दोनों ही कंपनी के बीच में वॉर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों अपना थोड़ा डिफरेंट अपना यहाँ पर बिजनेस करती है। सबसे पहले एनएसडीएल के बारे में बात करें तो एनएसडीएल फुल सर्विस ब्रोकर वाला काम करती है। जितने भी म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, जितने भी एचएनआई कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हो गए, उनके लिए रिसर्च करना, एडवाइस देना, इन्वेस्टमेंट करना, टैक्स प्लानिंग करना, इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एनएसडीएल। वहीं पर सीडीएसएल का अगर आप बिजनेस देखोगे तो सिर्फ डिपॉजिटरी से ही सबसे ज्यादा इसका मेजर रेवेन्यू बनता है 78% का। बाकी का रेवेन्यू डेटा एंट्री और स्टोरेज से बनता है। तो सीडीएसएल एक सिंपल सा बिजनेस करती है जितना भी ट्रांजैक्शन बेस पे होता है। यहाँ पर सीडीएसएल की वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो अभी करंटली 67 की पीई पे चल रही है और एनएसडीएल जो अपना आईपीओ 750 और 800 के प्राइस बिन पर लेकर आए, इसकी वैल्यूएशन वहां पर 44 की पीई पे निकल कर आती है। तो दोनों ही कंपनी अपने सेक्टर की जाइंट कंपनी है, तो दोनों की वैल्यूएशन आपको 40 से ऊपर ही दिख रही है। अब थर्ड पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें तो एसेट अंडर कस्टडी में आप देखोगे तो एनएसडीएल के पास 510 लाख करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है। वहीं पर सीडीएसएल के पास ये नंबर काफी कम निकल कर आता है। लेकिन सीडीएसएल यहां पर एनएसडीएल को डीमैट के जितने भी अकाउंट्स है उसके अंदर बहुत बड़ी मात दे चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 18 में अंदर आप अगर इसका मार्केट शेयर देखोगे एनएसडीएल का तो 77% था और इसका सिर्फ 22% था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में 7 सालों के अंदर अंदर ही सीडीएसएल ने इसका मार्केट शेयर 77 से गिराकर 66% रख दिया है और वहां पर 22% से 33% का मार्केट शेयर ले लिया है। जैसे कि अगर हम यहां पर दोनों ही कंपनी का फाइनेंशियल को अगर हम यहां कंपेयर करें तो एनएसडीएल का इबिटा मार्जिन और पेट मार्जिन आपको यहां पर कम दिखेगा, लेकिन वहीं पर सीडीएसएल का इबिटा मार्जिन और पेट मार्जिन यहां पर काफी खुश कर देता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सूखा प्रॉफिट यहां पर कंपनी बनाती है। सूखा प्रॉफिट की कंपनी की एनएसडीएल कंपनी की दो सब्सिडरी यहां पर निकल कर आती है। एक तो एनडीएमएल यानी कि नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और दूसरी यहां पर कंपनी निकल कर आती है एनपीए नेशनल पेमेंट बैंक लिमिटेड। ये इसकी सब्सिडरी कंपनी जो कि अपना मेजर रेवेन्यू एनएसडीएल अपनी पेमेंट बैंक वाली सर्विसेज से ज्यादा बनाती है 51% का। बाकी से बचा हुआ का 5% से इसका डेटाबेस को मैनेज करना, यानी कि डेटाबेस के अंदर जितने भी एसेट्स हो गए, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हो गए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन्हें मैनेज करने का काम कंपनी करती है। तो यहां पर हमने ये कंपेयर कर लिया कि सीडीएसएल का बिजनेस तो एनएसडीएल जैसा ही है, लेकिन सिर्फ डिपॉजिटरी वाले सेक्शन के अंदर। बाकी एनएसडीएल काफी सारी सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है जो कि सीडीएसएल नहीं करती है। तो जाइंट तो अभी भी एनएसडीएल ही है। अब हम यहां से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के ऊपर कि कंपनी की क्या रिस्क है और स्ट्रेंथ है इस आईपीओ की भी। सबसे पहले देखो रिस्क के बारे में बात करते हैं, एनएसडीएल की क्या रिस्क निकल कर आती है। जैसा कि हमने बात करी एनएसडीएल सारा डिजिटलाइजेशन वाला करने वाला, अपना सारा काम कंप्यूटर बेस पे इसका सारा काम होता है। तो साइबर सिक्योरिटी की पहली रिस्क निकल कर आती है कि अगर यहाँ पर हैकिंग हुई, यहाँ पर किसी ने यहाँ पर चुराने की कोशिश करी जितना भी डेटा है, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह निकल कर आता है कि कंपनी की दो सब्सिडरी कंपनी भी है। एक तो डेटाबेस को मैनेज करती है जिसका नाम है एनडीएमएल नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, और एक और अपनी पेमेंट बैंक वाली भी इसकी सब्सिडरी कंपनी एनपीए नेशनल पेमेंट बैंक लिमिटेड। इन दोनों ही सब्सिडरी का बिजनेस को संभालते संभालते कहीं कंपनी एनएसडीएल का बिजनेस में थोड़ा बहुत इधर उधर ना कर दे, ये भी बहुत बड़ी रिस्क निकल कर आती है। थर्ड यहाँ पर यह रिस्क पॉइंट निकल कर आता है इसका सीधा कॉम्पिटिशन सीडीएसएल से। जैसा कि हमने फोर्थ पॉइंट के अंदर बात करी कि सीडीएसएल अपना कुछ अलग तरह से बिजनेस कर रहा है और एनएसडीएल अपना थोड़ा सा अलग तरह से कर रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर बीच में एक सिमिलरिटीज है कि कंपनी दोनों ही डीमैट अकाउंट्स को मैनेज करती है। तो बहुत बड़ा कंपटीशन निकल कर आता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर निकल कर आता है। फोर्थ रिस्क यहाँ पर ये निकल कर आती है कभी भी सेबी के डिपॉजिटरी रेगुलेशन के एक्ट के थ्रू कुछ भी चीजें चेंजेस होती जाती है, तो अगर ये चीज चेंजेस होती है तो इसके ऊपर कुछ बर्डन भी आ सकता है बहुत जल्द आने वाले टाइम में। तो ये तो हमने 4 रिस्क पॉइंट के बारे में बात करी। अब इसके काफी सारी स्ट्रेंथ है, वो भी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहली इसकी स्ट्रेंथ है मार्केट लीडरशिप, मतलब मार्केट के अंदर लीडर बनकर बैठी है, क्योंकि इसके अंदर एसेट अंडर कस्टडी के अंदर काफी बड़े बड़े एसेट्स आते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह निकल कर आता है कि कंपनी ने अपने आप को साइबर क्राइम से और साइबर सिक्योरिटी से लड़ने के लिए भी तैयार कर रखा है। एंड थर्ड यहाँ पर यह निकल कर आता है फास्टर सेटलमेंट। इसका जो सेटलमेंट पीरियड है T+1 पर पहले कंपनी काम कर रही थी, अब T+0 पर काम करेगी, यानी कि आज खरीदा तो आज ही सेटलमेंट हो जाएगा शाम तक। फोर्थ यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ निकल कर आती है कंपनी की स्टेबल इनकम है। एनुअल फीस से कंपनी का सबसे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू बनता है और कंपनी जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहां से भी सबसे बड़ा रेवेन्यू बनता है। तो जितना भी इसका पेमेंट बैंक है वहां से कंपनी 51% का रेवेन्यू बनाती है और एनुअल सर्विसेज से भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाती है।
तो यहाँ पर इसको ये डिपेंड नहीं करना है कि मार्केट बुल है या बियर है, या फिर मेरे डीमेट अकाउंट से ट्रांजेक्शन के उस पर कितना पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका स्टेबल इनकम है और सीडीएसएल को यहाँ पर फर्क पड़ता है बुल और बियर मार्केट से। तो ये हमने 4 रिस्क पॉइंट के बारे में और 4 स्ट्रेंथ पॉइंट के बारे में बात करी। देखो वैसे तो मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कंपनी दोनों ही सीडीएसएल और एनएसडीएल अपनी वैल्यूएशन पर खड़ी रहेगी, क्योंकि पूरी ही मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनी यहाँ पर मिलती है और दोनों ही कंपनी की इतनी ज्यादा वैल्यूएशन है कि अगर आप महंगी वैल्यूएशन में खरीदोगे और मार्केट गिरता है तो भी आप टेंशन में हो, सस्ती वैल्यूएशन पर खरीदोगे और मार्केट गिरता है तो भी आप टेंशन में हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चीजें हैं जो कि सीडीएसएल आपके फ्यूचर में और आपके 10-20 सालों की एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाकी आईपीओ के बाद तो थोड़ी बहुत वैल्यूएशन गिरती ही गिरती है, तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचे समझे और अपना रिस्क एनालिसिस लगाकर यहाँ पर इन्वेस्ट करना या नहीं करना अपना डिसीजन जरूर से बनाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी कुछ फीडबैक देना हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। क्या सही लगा क्या गलत लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।